Hi, how are you guys? We will discuss about our Indian history और विश्व के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में और प्रयास ये रहेगा कि हम हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ें और इसको जानें। इसको हमें पार्ट्स में डिवाइड करना होता है क्योंकि जो हिस्ट्री है वो एक ऐसा विषय है कि इसको एक साथ पढ़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है, एक साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसको 3 भागों में मेनली बांट सकते हैं हम। और तीसरा भाग, यदि पहला भाग प्राचीन भारत रहेगा, फिर मध्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में, और आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको कुछ पार्ट्स में बांटना होता है। ठीक है, एक साथ नहीं पढ़ना होता है, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कोई भी विषय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो लहुरा देव एक स्थान है, जगह है, जहाँ पर कृषि का जो स्रोत मिला है, कृषि का जो सोर्स मिला है, प्रथम रूप से वो लहुरा देव जो है स्थान पर मिला है। ठीक है, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक का इसका इतिहास है, इस जगह का मेनली। तो वहाँ पर ये जो है हमें सोर्सेज मिले हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो एक जगह है दोस्तों, भीमबेटका, है ना। भीमबेटका एक जगह है, ये बहुत ही फेमस जगह है, मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, रायसेना ज़िले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका जो है ना, वहाँ पे ऐसा मिला है कि पुराने समय में जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर चित्रकारी करी थी। देखिए कितना अच्छा लगता है अगर आप वहाँ पे जाते हैं और उस चित्रकारी को देखते हैं और आपको पता चलता है कि ये तो बहुत पुरानी चित्रकारी है, बहुत पुराने लोगों ने इसको की है। यानी कि वो लोग तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन किंतु उन्होंने अपनी जो निशानियां हैं चित्रकला के रूप में, पेंटिंग के रूप में, जो कि उस समय तो इतने संसाधन भी मौजूद नहीं थे, तो यदि उस हिसाब से देखा जाए, उस अनुसार देखा जाए, तो उनके द्वारा ऐसा कार्य किया गया था। ठीक है, जिसके ज़रिए हम उन्हें आज याद कर पाते हैं। तो कोशिश आपको भी ये करनी चाहिए कि विज़िट करें, कभी आपको समय मिले तो ऐसी जगह का विज़िट करने का प्रयास करें। आप वहाँ पर जाएंगे, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में जो है, रायसेन ज़िला अब्दुल्लागंज के समीप, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है, रिलेटेड है आद्य ऐतिहासिक युग से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास जो है 5000 साल पुराना है दोस्तों। तो इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक युग भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई जो है ना दोस्तों, पुरातात्विक यानी कि जो पुरातत्व विभाग के लोगों के द्वारा जो खुदाई की गई, उससे हमें इसकी मेनली या मुख्य रूप से देखा जाए, इसकी जानकारी हमें मिली है, इसकी जानकारी हमें मिली है। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थल से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। मेनली यदि देखा जाए तो खुदाई के जरिए हमें जो मुख्य रूप से जानकारी मिली है हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, आगे देखते हैं, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो बहुत ही मुख्य जगह है, वहाँ से विशाल स्नानागार
पाया गया हड़प्पा सभ्यता का, ये मान लीजिए आई थिंक सबसे ज़्यादा अहम जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सबसे ज़्यादा मुख्य स्थल माना जाता है। लोथल इज़ फेमस फॉर के वहाँ पर डॉक यार्ड वगैरह, जो नाव वगैरह होती थी, जैसे ऐसे अवशेष मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है, इसकी जो फारस की सभ्यता है वहाँ से ट्रेड के, मेनली ट्रेड जैसे हुए व्यापार के स्रोत बहुत बहुत मजबूत स्रोत मिलते हैं कि ट्रेड होता था। ओके, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल सिचुएटेड है या स्थित है गुजरात, गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात अगर जाना हो तो आप जाइएगा कभी ना कभी, अगर मौका लगे जाने का आपका, तो आप देखिए किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जगहें हैं और कितनी अच्छी प्रतीत होती हैं देखने में। पूरा एक इतिहास आंखों के सामने आ जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, पूछा जाता है कौन सा या कौन से कथन ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, ठीक है, जो कथन दिए हैं ये प्रमुख थे, लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यानी कि ये कथन हालांकि ठीक है, मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा, लेकिन इसमें क्या है कि जो धार्मिक तत्व तो मौजूद था लेकिन ये वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से नए वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी कथन ठीक है। मीन्स दोनों के दोनों कथन जो हैं ये ठीक हैं। यदि पूछा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए कि दोनों कथन जो है ठीक है। ठीक है, अब ना ये एक हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसके बाद वैदिक काल चला। ठीक है, तो उस पर आते हैं वैदिक काल। इसमें आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किस चीज़ का सूचक है, किस चीज़ के बारे में बताता है? तो आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। ठीक है, पता चलता है ना, आर्यंस आए, हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त हो गई तो फिर आर्यंस आए। ये जो नदियां हैं उनको पार करके, ठीक है, तो आर्यंस आए। तो आर्य जो है, आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ का मतलब सबसे अच्छा, श्रेष्ठ का मतलब सबसे अच्छा होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं, लेकिन इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना और प्राचीन वेद है। ठीक है, फिर लाइंस देता है कि इनको मैचिंग के लिए आते हैं क्वेश्चंस, मैचिंग करनी होती है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों की स्पेशलिटी हमें बतानी होती है कि भाई इनकी खासियत क्या है। जैसे कि जो आपका ऋग्वेद है, इसकी खासियत है कि ये, इसमें प्रार्थनाएं बताई गई हैं, प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में, सबसे पुराना वेद है। और फिर यजुर्वेद जो है ये कर्मकांड वगैरह इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कर्मकांड, स्तोत्र एवं कर्मकांड के बारे में यजुर्वेद के अंतर्गत बताया गया है। सामवेद जो है आपका, साम से मीन संगीत, आप देखिएगा। ठीक है, और अथर्ववेद जो है इसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण आदि के बारे में ज्ञान मिलता है। चारों वेदों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। ठीक है, चारों वेदों में
अपने अपने अलग खासियतें हैं, अपनी अपनी अलग पहचान है। उपनिषद पुस्तकें हैं किस चीज़ की? ये दर्शन पर है। देखिए उपनिषद किस पर आधारित हैं, या ये उपनिषद जो होते हैं ये किस पर आधारित होते हैं? ये दर्शन पर आधारित होते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये है कठोपनिषद। ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में जो है हमें मिलता है। इसका ज्ञान, इसकी नॉलेज कठोपनिषद में मिलती है। नचिकेता और यम का वाद, वाद का मतलब उनकी आपस की बातें। बोगज कोई महत्वपूर्ण है? बोगज कोई किस लिए महत्वपूर्ण है ये पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक देवताओं का नामोल्लेख जो प्राप्त होता है हमें, वो यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ओके, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है मित्रों। पुराण जो हैं ये 18 हैं। इनकी रचना लोमहर्ष तथा उनके पुत्र अग्निशर्वा जी के द्वारा की गई थी। इनकी रचना जो ऋषि लोमहर्ष जी थे और उनके पुत्र अग्निशर्वा, इनके द्वारा ये रचनाएं की गई थी। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते जो शब्द है ये लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? दोबारा से ये प्रश्न रिपीट हुआ। तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते जो शब्द है मेनली मुख्य रूप से लिया गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का, भगवान श्री बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक, सम्राट अशोक का एक अभिलेख था, उससे सूचना मिलती है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, या महापरिनिर्वाण हम कह सकते हैं, तो ये इन्होंने कुशीनगर में प्राप्त किया। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध जी के जीवन से था? ठीक है, तो एक तो जगह है कौशल और एक है मगध। ठीक है, मगध और कौशल आपके श्री गौतम बुद्ध जी के जीवन से रिलेटेड या संबंधित जगहें हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो पहला धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ एक जगह है, वहाँ पर सबसे पहला धर्म चक्र परिवर्तन आपने दिया था। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो एक राजा थे कनिष्क, उनके समय में ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन
कश्मीर में किया गया था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? एक जगह है राजगीर, राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई? राजगीर में। त्रिपिटक क्या है? जो भगवान गौतम बुद्ध हैं उनके उपदेशों का एक संग्रह है जिसको त्रिपिटक कहा जाता है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, तो सांची का स्तूप एक ऐसा स्तूप है जो कि श्री गौतम बुद्ध जी के जीवन की किसी भी घटना से उसका संबंध, उसका रिलेशन जो है वो नहीं रहा है, सांची का स्तूप। जबकि सारनाथ, बोध गया और कुशीनारा ये ऐसे स्तूप हैं, ऐसी जगह हैं जो कि श्री गौतम बुद्ध जी के जीवन से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। तो ये गुप्त काल में एक जो बहुत ही फेमस प्रतिमा है भगवान श्री गौतम बुद्ध जी के उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली, ठीक है, प्रतिमा जो है ये गुप्त काल से ये जो है ये जानकारी मिलती है और गुप्त काल में इसके बारे में हमें पता चलता है। जो भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न मैं देख रहा हूँ उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है महावीर स्वामी, क्योंकि जैनिज्म की तरफ बढ़ चुके हैं, जैनिज्म के बारे में हम थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कुंडग्राम एक जगह है जहाँ पर महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर एक स्थान है, एक स्थल है, एक क्षेत्र है जो कि श्री पार्श्वनाथ जी से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र की जो अहमियत है, जो वैल्यू है, जैनिज्म या मीन्स जो हमारे जैन भाई हैं उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो कौशाम्बी एक ऐसा स्थल है जो जैनी जो समाज के लोग हैं और जो बौद्ध समाज के लोग हैं उन दोनों के लिए कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। एक ऐसा स्थल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो वाराह एक ऐसा अवतार है जिसमें विष्णु जी के अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार, मीन्स सागर से किसका उद्धार हो रहा है? पृथ्वी का उद्धार हो रहा है जब देखा जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये विष्णु जी, भगवान श्री विष्णु जी का एक अवतार जो कि जिसे हम वाराह नाम दिया गया है, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड
ये है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। उज्जैन एक बहुत ही फेमस जगह है, बहुत मायने भी हैं इस जगह के, और एक पवित्र स्थल है, पवित्र स्थल उज्जैन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो उस ग्रंथ का नाम है आंगुत्तर निकाय। आंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या देते हैं, बहुत सी मतलब 4 या 5 आपको बातें बताते हैं, फिर उसमें पूछा जा सकता है आपसे कि भाई इनमें कौन कौन से कथन ठीक हैं। ठीक है, जैसे भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। क्या कारण थे सिकंदर की सफलता के? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरी बात, उसकी फौज बेहतर थी। तीसरी बात, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। ठीक है, यह एक अच्छा प्रशासक था। माना जाता है कि ऊपरी जो 3 बातें हैं वो सही हैं, वो ठीक बातें हैं। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के एक महान प्रधानमंत्री हुए हैं कौटिल्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है, जहाँ से हमें मालूम होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका प्रभाव पश्चिम भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप तो सम्राट अशोक के द्वारा एक स्तूप बनवाया गया, जिसे हम सांची का स्तूप कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप भी है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा या किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप एक महान व्यक्ति गुजरे हैं जिनके द्वारा इस शिलालेख को पढ़ा गया था, जो कि सम्राट अशोक जी के समय में बने थे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले भी जेम्स प्रिंसेप ही थे, क्योंकि जो श्री सम्राट अशोक के शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में ही थे। अशोक का रुम्मनदेई स्तंभ किससे रिलेटेड है, संबंध है या संबंधित है? तो भगवान श्री बुद्ध के जन्म से ये रुम्भिनदेई स्तंभ जो है रिलेटेड है, संबंधित है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी दोस्तों। वह एक शिक्षा का केंद्र थी और मौर्य काल में इसको सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र भी कहा जाता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को, तक्षशिला जो जगह है ये अपना आप में बहुत फेमस थी। दूर दूर से यहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित
किया गया है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह कौन थे? वह चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। मौर्योत्तर काल। देखिए, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? तो 78 ईस्वी में शक संवत जो है इसका प्रारंभ किया गया था। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन अश्वघोष था। ये युग्म दिए गए हैं, इसका हमें सही से इसको सुमेलित करना है। ठीक है जी। अच्छा, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार शैली, एक मथुरा शैली। ठीक है, गांधार शैली और मथुरा शैली, और अन्य युग्म जो है इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यानी कुषाण वाला जो काल था उसमें गांधार शैली का विकास हुआ, ये सही है। ठीक है, और जो है वो सही नहीं है। मराठा में पहाड़ी चित्र शैली नहीं हुई है, मुगल काल में अजंता चित्रकारी नहीं हुई है, हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें चित्रित धूसर मृद भांड जो है उसका चित्रण नहीं मिलता है। ठीक है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी मीन्स ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गांधार शैली। गांधार शैली। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित मीन्स रिलेटेड थे? एक चैदी वंश चला है दोस्तों साथियों, उससे कलिंग नरेश खारवेल रिलेटेड थे, उस वंश के थे, उस वंश से ताल्लुक रखते थे, उस वंश से थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? तो प्रवरसेन प्रथम के द्वारा 4 अश्वमेघों का संपादन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो इसमें इसका कोई वर्णन नहीं मिला। ठीक है, तो इसको छोड़ा भी गया है इनके द्वारा, क्योंकि क्या होता है बहुत सी बार बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका काल खंड अलग होता है, उत्तर कुछ और होता है और प्रश्न कुछ और होता है। ऐसी स्थिति में उसको छोड़ दिया जाता है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक। गुप्त काल में जो मुद्राएं थी इनको रूपक के नाम से जाना जाता था। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उनके द्वारा सिक्कों को जारी किया गया था। मौर्य दर्शन में के प्रतिपादक कौन हैं? तो पतंजलि योग दर्शन। काफ़ी चाहूँगा योग दर्शन। देखिए, अब योग दर्शन को अगर आप याद करना चाहें तो एक कंपनी भी है पतंजलि, तो पतंजलि एंड योग। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इस बात को। न्याय दर्शन को प्रचारित किसके द्वारा किया गया? तो गौतम जो है उनके द्वारा न्याय दर्शन को
प्रचारित किया गया, प्रचार प्रसार किया गया था। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्ष के काल में आया था। यदि याद रखना चाहें तो कोई मेहमान कब आता है? जब हर्ष से रहें आप, जब आप खुशी से रहें तो मेहमान आते हैं, मुंह बनाएंगे तो मेहमान नहीं आते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया था चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो चंदेल शासक खजुराहो के मंदिर का जब निर्माण हुआ तो उस समय ये सक्रिय थे या सहयोगी थे। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं? तो चंदेल शासकों के द्वारा जो खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो मंदिर जो है ये चंदेल शासकों की देन है। ठीक है। 10-12वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 950 से 1050 ईस्वी में इनके द्वारा, ये चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का मंदिर निर्माण किया गया था। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं खजुराहो के मंदिर। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों का उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थीं। तो शैव धर्म के लिए ये बनाई गई थी एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है जी। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। जो एलिफेंटा की गुफाएं बनाई गई थी ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं। ठीक है। ऐसा जो है वो एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। क्या हैं? हिंदुओं और बौद्ध और जैनों से रिलेटेड हैं ये एलोरा की गुफाएं। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा, ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा ही किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन जी के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था। यह 13वीं शताब्दी में बना था। इसकी अपनी एक विशिष्ट शैली जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसको काला पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा। लिंगराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? भुवनेश्वर में ये अवस्थित है। भुवनेश्वर मीन्स ओडिशा में ये अवस्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है, सिचुएटेड है।
कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभ, अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? तो अंकोर वाट। ओके। निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? तो खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया। ठीक है, इस जोड़े का मिलान सही है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो ये स्थित था सिंध और झेलम के बीच। नागर, द्रविड़ और बेसर हैं, ये क्या हैं? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। ओके। कोई महत्वपूर्ण बात? निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये चोल शासक थे जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया। चोलों के पास अश्व, गज मीन्स हाथी और पैदल सैनिक के साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय भी की थी। ठीक है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत एंड रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिका मेडू एक पुरास्थल है जहाँ से भारत और रोम के संबंध हमें पता चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, मदुरा में। ठीक है, पांड्यों की राजधानी यही थी, मदुरा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? दूसरी बार यही प्रश्न पूछ रहा है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, सिचुएटेड है। ठीक है जी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक अष्टाध्यायी के किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि एक लेखक हुए हैं, उनके द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है। ठीक है, अब क्योंकि साहित्य की तरफ बढ़े हुए हैं, साहित्य। ओके। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन हैं? गीत गोविंद काव्य के रचयिता जयदेव। प्राचीन भारत काव्य ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ? पंचतंत्र। पंचतंत्र। लेखक की बात करें, ग्रंथ की बात करेंगे, सर्ववर्मा का तंत्र, शूद्रक, मच्छ कटिकम लिखा, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, कल्हण राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है हमने कवर किया। ठीक है, इसके बाद हम मध्यकाल के बारे में जानेंगे जो कि 800 से 1200 ईस्वी तक इसका वर्णन मिलता है।
सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।